ये एक इवेंट है। मैं कहता हूँ ना बार बार, ये इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। अब ये राष्ट्रपति जी ने चंदा क्यों दिया, भाई साहब वो घर बेच के दे दे, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है। आप इस इवेंट में मत पढ़ो, ये गोदी मीडिया का टॉपिक है जिसको 5 दिन काटना है। इसमें 5 दिन इस पे कटेगा, ये 5 दिन 5 प्राइम टाइम उस पे काट देंगे ताकि किसानों को ना दिखाना पड़े। आपको पता है पिछले कम से कम 15 दिनों से किसान आंदोलन गायब है न्यूज चैनल से, इक्का दुक्का चैनल को छोड़ दीजिए, किसान आंदोलन गायब है। अखबार से इनकी आंदोलन गायब है। आपको बीच पे पेज पे एक छोटा सा फोटो लगा के दिखेगा, कहीं पे कवरेज दिखेगी, जबकि भारत ही नहीं पूरे विश्व की नजर इस आंदोलन पे है। इसका तो पूरे पेज पे पहला कवरिंग होना चाहिए था, और कुछ ना भी दे तो क्वार्टर पेज पे इनका फोटो लगा के इनकी बातें रखनी चाहिए था। आप कोई भी पेपर आप लोग जो भी पढ़ते उठा के देखिएगा, पहले पेज से आपकी न्यूज गायब मिलेगी, और ऐसे ही टीवी से आपकी न्यूज गायब मिलेगी। तो आपका जो सवाल था ये गोदी मीडिया के इवेंट के लिए ठीक है, वो राष्ट्रपति साहब चंदा दे, चाहे ये मोदी जी चंदा दे या अमित शाह चंदा दे, ये मामला अभी इस पर डिस्कस करने की जरूरत है। ये इवेंट मैनेजमेंट वाली बात है। अभी वो देते रहे चंदा, अपना किसी की मर्जी है, कोई घर बेच के चंदा दे दे। लेकिन सवाल ये है कि बेरोजगार जब रोजगार मांगेंगे तो उनको कौन सा मंदिर दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारत बेरोजगारी में, आपको पता होगा, पत्रकारिता करते हैं, 50 साल की रिकॉर्ड तोड़ चुका है। भारत बेरोजगारी में ऑलमोस्ट आज़ादी का जो टाइम जब आज़ाद हुआ था भारत, उस वक्त का जो वक्त था, आज उस वक्त पे भारत पहुंचने ही वाला है या पहुंच चुका है, आपको पता है। और संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनकी हालत इतने खराब है कि बद से बदतर हो चुके हैं। तो देश की आज़ादी के 70 साल 73 साल बाद भी जनता आज वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ से जनता को आज जहाँ पहुँचना चाहिए था। वो $5 ट्रिलियन का, वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना जो इनका है ना, ये सपना दिखा दिखा के अब लोगों की थोड़ी नींद खुलनी शुरू हो गई है, ठीक है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पहुंचने के लिए 15% के हिसाब से ग्रोथ चाहिए इनको। अभी -10% IMF का कल रिपोर्ट आई है, सुना होगा आपने। तो इन चक्करों में ना पड़े, ये जुमलेबाजी बहुत हो चुकी है। आप 2019 में जीतना है इनका ना, इन्होंने ये समझ लिया कि झूठ कितना भी बोल लो, गोदी मीडिया है ना, कहते हैं ना मैं हूँ ना, तो गोदी मीडिया है ना। लेकिन गोदी मीडिया की इतनी इज्जत उजड़ चुकी है कि वो खुद नंगा हो चुका है। अर्नब का एग्जाम्पल आपके सामने है, जिस पे थूकता है भारत आज की डेट में। और गोदी मीडिया, सबसे दुख की बात यह है कि सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। जो जिसके ऊपर इसने हाथ रखा सब बर्बाद हो चुके हैं। इत्तेफाक से कृषि सेक्टर बचा हुआ है, तो किसानों ने कहा नहीं, मुझे नहीं भैया, बख्श दो, अपना अपने पास रखो, जाने दो, मेरे ऊपर हाथ मत रखो। टीकाकरण, अभी टीका के ऊपर बहुत सारे वो जो आई है उसके ऊपर सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। उस सवालों को दबाया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अभी जो टीका का लॉन्च हुआ है, आप देखना 1 हफ्ता 10 दिन गोदी मीडिया उस पर भी काट लेगी उसकी गुणगान करने में। ये एक इवेंट मैनेजमेंट है दोस्त। ये मोदी जी का दाढ़ी अगर किसी दिन मोदी ने थोड़ा छोटा करा लिया ना, तो गोदी मीडिया उस पर भी 20 दिन काट देगी। मैं कसम से कह रहा हूँ, आप देखना कभी भी मोदी जी का कुर्ता कहीं एक बार छोटा हो जाए तो गोदी मीडिया उस पर भी उसके गुण गिनाने में तो ये मीडिया नहीं है दोस्त आज की डेट में। ये जो मीडिया है ना, ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है जो मोदी जी की इमेज को बरकरार रखती है। मोदी जी की इमेज एक बुलबुले पे खड़ी है। अब सीरियसली आ रहा हूँ, मोदी जी की इमेज एक बुलबुले पे खड़ी है, जिनको लौह पुरुष सरदार पटेल के सामने जाके ये गोदी मीडिया खड़ा करना चाहती है। और उस बुलबुले में इस किसान ने पिन चुभा दिया है। अब वो पिन ऐसा चुभा, जैसे ही निकला बुलबुला फुस, यहाँ से मोदी जी, समझे। तो बुलबुले की इमेज टिकती नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट पे आप लोग मत पढ़िए, इनकी बातें दिखाइए, इनकी बात कीजिए। ये उसने 5 लाख चंदा दे दिया, अरे उन्होंने कुर्ता छोटा कर लिया, उन्होंने दाढ़ी बना ली। अरे भाई, दाढ़ी बनाने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर बन सकता है तो हर पग वाला यहाँ भगत सिंह है। महिलाएं बच्चे चले हैं। अरे यार एक बात बताओ, एक बार सीरियसली थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, बहुत माननीय एक इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूशन है, उसको हम सब लोग सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सवाल ये पूछना चाहिए था कि आपने जब ये बिल बनाया तो किस संस्था से आपने कंसल्ट किया था, किसानों के किस यूनियन से आपने संपर्क किया, और अगर किया तो उन संगठनों के लोगों को आप सामने लाइए। क्या ये सवाल पूछती है सुप्रीम कोर्ट? आखिर कौन से ऐसे लोग थे जिससे आपने पूछ के ये बिल बनाया? और अगर किसी से पूछ के नहीं बनाया तो ये बिल आपने जो बनाया, पहली बात तो स्वामीनाथन के कमेटी के रिपोर्ट पे आ जाओ, उसकी रिपोर्ट उठा के पढ़ो दोस्त। स्वामीनाथन ने अपने रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा था कि वो 3 बिल बनाने की जरूरत है, 3 कानून बनाने की जरूरत है। स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, एम.एस. स्वामीनाथन जो 2006 में रिपोर्ट दिया था, उन्होंने ये लिखा है कि जो APMC है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो है, जिसको ये लोग मंडी बोलते हैं, APMC जो है, उसको
उसमें सुधार की जरूरत है, उसमें उसकी सुधार राज्य सरकारें करेंगी। जब स्वामीनाथन की कमेटी ने ये रिकमेंड ही नहीं किया कि हम इनको कोई 3 नया कानून आप बना के लाओ, तो ये 3 नया कानून जो अदानी अंबानी की वजह से बनाए गए हैं, और जो एकमात्र कृषि सेक्टर, मैं फिर बोलूँगा थोड़ा आप लोग भी स्टडी कीजिए, आज की डेट में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो प्लस में चल रहा हो। हर सेक्टर 90 डिग्री में नीचे है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग उठा ले, चाहे कोई भी सेक्टर आप उठा लीजिए। ये कृषि सेक्टर उसके बावजूद भी, क्योंकि अभी तक वो हाथ इन पे लगा नहीं था, किसानों पे वो छुआ नहीं था इस सरकारी हाथ ने, 3.4% इनका प्लस में चल रहा है। ठीक है, अब इस प्लस सेक्टर में अदानी अंबानी साहब पैसा कहाँ लगाएंगे जहां से उनको रिटर्न आए? तो ये प्लस सेक्टर कृषि का था, इसको बेच दो इनके हाथ में। लेकिन ये भाई किसान ठहरे, रात को पानी देने के लिए उठते हैं, इनका नींद खुल गया बिल देख के। इन्होंने मोदी जी की उम्मीदों पे पानी डाल रहे हैं पंप से ये, ठीक है। तो अब जब ये पानी डाल रहे हैं तो मोदी जी वो नकली गाड़ी ला के पानी डालते हैं इन पे, तो ये ठीक खड़े रह जाते हैं, कुछ होता ही नहीं इनको। तो ये किसान है, ये जगे हुए रहते हैं दिन रात। और आप यकीन मानो कि बहुत पढ़े लिखे जो लोग थे उनको बेवकूफ़ बना गए जुमले से, जिनको मैले कुचेले धोती में समझा था, वो इनके गले चिपट गए। आप समझो, मतलब जिनको समझते थे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो खड़ा हो गया रात के रात, भैया ना दूर रहे, हाथ मत लगाना, सब सत्यानाश तू कर चुका है पहले ही। तो एक सीरियस बात है कि जब किसान आप देखो इतना समझदार निकले, हम तो इनको सैल्यूट करते हैं दोस्त। जिसने जुमले में पूरे देश को लपेटा, किसान ने एक ही झटके में उसका आ जा भाई, आ जा, बहुत जुमला हो गया तेरा, ठीक है, आ जा भाई। अब ये जुमले पे किसान नहीं फंसे। और एक बात इतिहास गवाह है कि भारत के ऊपर जब जब ऐसी विपत्ति आई और ऐसे लोगों से पाला पड़ा है ना, तो किसान ने हमेशा भारत को बचाया है। और किसान जब जागता है ना, तो सरकार के तोते उड़ जाते हैं, और इस सरकार के तोते उड़ चुके हैं। बेशक 2014 के बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं कभी, तो क्या उम्मीद करते हो कि जो अपना गोदी मीडिया, अपना घर, अपना द्वार सब रख के उसमें घुस के 4 बातें नहीं कर सकता है, तो ये मंच पे आके कौन आएगा इनसे बात करने? क्या बोलेंगे? क्योंकि मोदी जी बिना टेली प्रॉम्प्टर की बात नहीं कर सकते। मोदी जी का कभी भाषण देखा है? इतना ही दिखाएगा गोदी मीडिया, इतना ही, पता नहीं नीचे क्या कहाँ कुछ क्या बोलूँ अब मैं, मतलब इतना ही दिखाता है। क्यों? क्योंकि आगे टेली प्रॉम्प्टर लगा रहता है जिसका कंटेंट लिख के आता है, और मोदी जी उसको पढ़ सकते हैं। मोदी जी अपना एक शब्द नहीं बोल सकते। वो जो एक कौवा का इंटरव्यू देखा था जिसमें मोदी जी का वो चिट्ठा पकड़ा गया था, कौवा किसको बोलते हो समझते हो ना? दीपक छियासिया। अच्छा, दीपक चौरसिया। 86 है यार, 84 नहीं 86 हो गया वो, ठीक है, 86 हो गया। तो उसका इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कविता भी लिख के पकड़ा गया था। वो कैमरामैन का बेचारा का नौकरी चला गया होगा यार, क्या करेगा दोस्त। वो कैमरामैन तकलीफ मत करना भाई, बहुतों की गई कोरोना में, चिंता ना करवाई, ठीक है। तो वहां भी इंटरव्यू देते रहते ना। वो एक क्या पूछती है, मतलब थकते क्यों नहीं? अबे तू जाके पूछ वहाँ घर पे जाके, थकते क्यों नहीं है भाई? अरे यार माँ कसम, आम कैसे खाते हो यार, देख मुंह में डाल के कैसे खाते, क्या बोल सकता हूँ यार मैं। चलो ठीक है यार, शुक्रिया दोस्तों। जब 4 लोगों की सिलेक्ट कर लिया गया, तो उन 4 लोगों पे क्या क्या बातें हुई कि उनकी वो प्रो गवर्नमेंट है, प्रो बिल है, सब सामने आ गया कि वो बिल के सपोर्ट में बयान दे चुके हैं अपना। आप ये बताइए कि ऐसे कमेटी से आप एक निष्पक्ष राय की किस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं? और किसान का तो बड़ा साफ सुथरा और सिंपल, वो एक तरफ से जैसे अर्जुन का तीर सिर्फ वो मछली का आंख देख रहा था ना, उनका कहना है कि बिल रिपील होना चाहिए, बिल खराब है। सरकार समझाने में नाकामयाब है। जो सरकार 10 राउंड के वार्ता के बाद अपने बिल को डिफेंड नहीं कर पा रही है, और जाहिर सी बात है, लोग भी जानते हैं, कोर्ट ने भी कहा कि बिना किसी से कंसल्टेशन से बात की गई। सरकार ने, उनके मंत्री संतरी ने गाँव में पंचायत लगाने की बात करी, 700 पंचायत लगाएंगे। एक बात बताइए, इतना बड़ा पंचायत तो लगा हुआ है, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, आपका चिल्ला बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, आए ना यहाँ पे इतना बड़ा पंचायत बैठी हुई है, सरकार समझा दे इनको। आखिर परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि झूठा कभी पब्लिक में जा नहीं सकता, और शासक जितना कमजोर होता है उतना बड़ा तानाशाह होता है। इतिहास पर उठा के पढ़ लीजिएगा आप। तो जो झूठा है वो इन पब्लिक के बीच में नहीं आएगा, और शासक इतना बड़ा, इतना कमजोर हो चुका है, जो तानाशाही के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप शक्ति के बल पर, चाहे पुलिस की शक्ति हो, चाहे आर्मी की शक्ति हो, उनके बल पर आप किसानों को जगह जगह रोक रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज ही खबर आई कि जो लंगर चला रहे हैं उनको एनआईए की तरफ से नोटिस आ रहा है। आप ये बताइए कि क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? किसी आवाज़ को आप दबा देंगे तो क्या आपका ये लोकतांत्रिक तरीका है? मैं सरकार से पूछ रहा हूँ। जो आप किसानों को कहते हैं कि आप कहते हैं या कहते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा, यार आप उनको समझाओ। लोकतंत्र उसको कहते हैं जिसमें एक आदमी की चीख अगर सुनाई दे तो वहाँ पे उसको सुनना पड़ता है सरकार को। यहाँ तो 121 किसानों की मौतें हो गई, शहादत हो गई,
वहाँ पर भी सरकार नहीं खुली, तो हम किस लोकतंत्र में जी रहे हैं ये पूरे भारत के लोगों को समझना पड़ेगा। और एक आखिरी चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया ने बड़े तरीके से नैरेटिव एक सेट किया। आपको बता दूँ 2014 से पहले इस देश में आंदोलन कितने होते थे? प्याज का माला पहन के और साइकिल पे चल के। वो साइकिल का स्पॉन्सर कौन था? वो प्याज वाले कौन लोग थे जिनको आज प्याज सस्ती लग रही है? क्या गोदी मीडिया ने सवाल किया? दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज, इस मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा सरकार ने एक नैरेटिव सेट कराया सबसे शुरू में। इनको विपक्षी भड़का रहा है, इनको फलाने पार्टी के लोग भड़का रहे हैं, ये सब एक नैरेटिव सेट करना था। एक चीज आप लोग समझिएगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा कभी, जब तक सरकार को एक राजनीतिक चुनौती नहीं मिलती है सामने, तब तक उसको किसी से खतरा नहीं रहता। और इस राजनीतिक चुनौती को दूर करने के लिए गोदी मीडिया से नैरेटिव सेट कराई कि कोई पार्टी जाके इनसे सटे ना, कोई इनके साथ बैठे नहीं। ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ये सिर्फ नैरेटिव सेट किया गया था गोदी मीडिया के द्वारा कि कोई पार्टी इस आंदोलन का लाभ ना उठा सके, क्योंकि बीजेपी खुद इतने आंदोलन में माहिर है। 70 साल किया क्यों उन्होंने? हमारे पुरखे जो थे, मुझे लगता है कि मैं पहले समझता था कि यार क्यों ये बार बार एक ही पार्टी को चुने, क्यों एक ही आदमी सरकार चला रहा। मुझे लगता है कि इस देश में ऑप्शन नहीं होने की वजह से एक ही पार्टी ने ज़्यादा दिन सरकार जरूर चलाई, लेकिन इनको जो सत्ता में नहीं आने दिया, आज मुझे लगता है कि वो बहुत सही थे। इसलिए बुजुर्ग जो करते आए हैं उनको समझना चाहिए, लोगों को उनकी बात माननी चाहिए थी। हम लोगों को भी, हम लोगों ने जो गलती करी है उसका नज़ारा ये है कि आज किसान रोड पे मर रहे हैं, इनकी बात को सुनने वाला नहीं है कोई। ये जो नैरेटिव सेट का मैं मामला आपको बता रहा था, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस की चीज़ें हैं, राजनीतिक शास्त्र की चीज़ें हैं, जो बहुत तरीके से इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है गोदी मीडिया से। कुछ हल निकलेगा कुछ जब आगे वार्ता चली जा रही है? यार सुप्रीम कोर्ट से हल कौन मांग रहा है भाई? एक बार बताओ, आप जो किसान रोड पे बैठे उनका एक ही मांग है। आज 10वीं दौर की वार्ता हो गई, किसान क्या कह रहे हैं कि बिल आप रिपील करो। सिर्फ तीन डिमांड उन्होंने, बड़ा साफ सुथरा एक लाइन का डिमांड है इनका। आप कहोगे मैं आपसे इतना बार बात कर रहा हूँ, द फार्मर्स प्रोड्यूस जो इनका ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 में पहला बिल है, ठीक है ना। फार्मर्स एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस 2020 दूसरा बिल है ये। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तीसरा बिल है ये। 3 बिल है, तीनों बिल पढ़ के बैठा हूँ तभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तीनों बिल के अंदर में फार्मर का ये कहना है, आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जाएंगे जिसको इन्होंने अमेंडमेंट किया है। सर ये किसान क्या कह रहे हैं, आप उसको रीस्टोर कर दो, इनको कुछ करना नहीं है उसमें। आपने जो चेंज किया है कि असीमित भंडारण की आपने दे दी है, परमिशन दे दी है, आप उसको रीस्टोर कर दीजिए, यही मांग रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि हमारे को एमएसपी मिलना चाहिए। एमएसपी का मतलब मैंने आपको बताया है, जो एमएसपी मिलने का मतलब ये है, आप कहोगे मोदी जी कह रहे हैं एमएसपी तो मिल रहा है। ये किसान कह रहे हैं कि एमएसपी अब कानूनन मिलना चाहिए। कानूनन का मतलब क्या है? क्यों मांग रहे हैं कानूनन? नहीं, आज कानूनन क्यों मांग रहे हैं? ये आज कानूनन इसलिए मांग रहे हैं कि अदानी जिस हिसाब से साइलोस बना रहा है, सबको पता है कि आने वाले टाइम में अनाज का भंडारण वही करेगा, इन किसानों से अनाज वही कर देगा। एक एफसीआई को ये सरकार बिल्कुल ही खत्म कर देगी। जो एफसीआई इनसे माल खरीदती है एमएसपी पे, कौन खरीदता है? एफसीआई पे एग्जैक्टली 94,000 करोड़ रुपए का कर्जा था जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी तब। आज एफसीआई के ऊपर 3,55,000 करोड़ रुपए के कर्ज है। ये एफसीआई बैठेगी क्योंकि सरकार की आप उठा के देखेंगे, जितने भी चीज़ें इन्होंने बेची है सरकारी पीएसयू, जो हमारे आपके पैसे से बने थे, इनके पैसे से बने थे, टैक्स के पैसे से बने थे, 1 लाख करोड़ उसका वैल्यू था। वो 10-10 हजार करोड़ में लोगों को बेचा जा रहा है, अपने मित्रों को। 1 लाख करोड़ उसकी वैल्यू थी। 1 लाख करोड़, आप समझ सकते हैं कितने का फायदा? आप समझ लीजिए कि इस तरह से इन्होंने हर चाहे वो बीएसएनएल हो, आप कहेंगे बीएसएनएल तो बिका नहीं। अरे बीएसएनएल बिक जाएगी मेरे दोस्त, क्योंकि जिस हिसाब से 4G का उसको नहीं दिया गया था, लाइसेंस का बिड करने के लिए उसको अथॉरिटी नहीं दी गई थी, जियो को उठाया गया था। बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर जो टावर्स लगे थे उसको अंबानी साहब इस्तेमाल करके जियो लॉन्च करते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। वो बीएसएनएल कंगाल बन जाता है। तो आप समझिए कि जब इस तरह से जिस हर तेल कंपनी हो, बीपीसीएल हो, चाहे एलआईसी हो, हर सेक्टर को कूड़े के भाव में ये बिकवाएंगे। सबके वैल्यू ये इतने कर्ज के नीचे दबाने जा रहे हैं उसको कि कर्ज के नीचे दब जाए, एफसीआई पे आ जाए। एफसीआई जब खत्म हो जाएगी, एमएसपी कहेंगे अब किससे दिलवाऊं मैं, खत्म हो गई। अदानी के साइलोस में जाके मार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।